क्वेश्चन नंबर 11 साइंस का ही क्वेश्चन है। साइंस अभी ख़त्म नहीं हुआ था। आगे का एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ऐसे पढ़ना। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन आता था निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन जो है वो सही हैं। अब इसमें क्या होता है, 3 ठो ऑप्शन तो सही देता है और 1 ठो ऑप्शन गलत दे देता है। तो वही यहाँ चुनने के लिए बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। पहला आप जो ऑप्शन है वो लिखिए कि ये आपका सवाल है। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा विकल्प गलत है। किन्हीं को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जो ही तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट। मेरा फ़ोटो अच्छा आ रहा है, उधर से देखो कैमरा में, ठीक है? हाँ, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ज़रूरी नहीं, अगले बार से हम अपना लेक में लगा के आएंगे। और वो जो ऐसे मारती है फुस फुस, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, पता सबको है, बोलेगा कोई नहीं। चलिए, ये वाला कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आता है हम आपको बताते हैं। सवाल आपसे पूछा, इस तरह से ही सवाल पूछे जाते हैं। हर एक कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। इसमें 3 ठो ऑप्शन जो है वो आपका सही है, 1 ठो गलत है। अब 3 अरे लिख लो, पहले लिख लो। बताए इसमें आपको कि इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। इधर आएंगे तो लड़का बोलेगा हट जाइए, उधर बोलेंगे तो लड़की बोलेगी हट जाइए। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, हम आपको कल भी बताए थे इसके बारे में कि भैया क्वेश्चन जो पूछेगा आपको जानना ज़रूरी है, ख़ानदान जानना पड़ेगा। अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के बारे में हमको इलेक्ट्रॉन की जानकारी होनी चाहिए, प्रोटॉन वगैरह जानना चाहिए, या फिर आप परमाणु तरमाणु वगैरह ये सब जानना पड़ेगा आपको। समस्थानिकों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या जानना पड़ेगा ना, जानना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। नाभिक में कौन कौन उपस्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उपस्थित रहता है। इलेक्ट्रॉन रहता है उपस्थित नाभिक में, रहता है। नाभिक में क्या उपस्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, लो न रे, हट गए। लो तुम पहले लिख ही लो, इतना देर लगेगा छापने में एक तो। देखिए, फिर से हम एक बार बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, जल्दी लिखिए ताकि 10 क्वेश्चन करा सकें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। दूसरा है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। हमने आपको कल बताया था, इधर देख लो कमल बाबू, इधर आओ, देखो, चलो आओ। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, हम कल बताए थे ना कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेशित होता है। ये वाला तो सही है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। ये भी बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और इसका द्रव्यमान क्या होता है? नगण्य होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो सही है, ये तो सही है, लेकिन सही वाला तो पूछा नहीं है ना, पूछा तो गलत वाला है। अब दूसरा ये कि परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है, ये भी आपका सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, ये भी सही है। और समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में काम करता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम करता है, और कार्बन डेटिंग का भी इत्यादि में उपयोग होता है। कार्बन डेटिंग क्या है? मान लो कि तुम लोगों में से कोई लड़की बूढ़ी हो गई है, लड़का तो लड़का का खैर उम्र पता चल जाता है, दाढ़ी पक जाता है, बाल पक गया। तो लड़कियां कितनी भी उम्र की हो जाए तो वो उम्र नहीं बताती है। हाँ, अगर साड़ी में ओल्ड मॉडल लग रही है तो सूट पहन लेगी, अगर सूट में ओल्ड मॉडल लग रही है तो कुर्ती पहन लेगी, मतलब उम्र नहीं बताती है लड़कियाँ। तो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है बड़का समय से। जैसे बुद्ध का पौधा है, पीपल का पेड़ कितना दिन से है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम तो पैदा नहीं हुए थे कि अब पेड़ पैदा हुआ था।
तो उस पेड़ की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है, या किसी पुराने चीज़ों को जो आपके इतिहास में पुराना चीज़ है उसकी आयु ज्ञात करने के लिए कि वो चीज़ कितना पुराना है, उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। और समस्थानिक का उपयोग कार्बन डेटिंग में होता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो सही है, इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन या एक से अधिक अभी लग रहा है कि एक से अधिक होगा। लेकिन भैया ये जो 1 नंबर ऑप्शन है, ए नंबर, ये आपका गलत है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन नहीं होता, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि इसमें गलत विकल्प मांगा गया था और ए नंबर आपका गलत है और ए नंबर आपका आंसर है। क्लियर? लिख लिए। आइए, ये जो सवाल है ये भी बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। आपके ऑप्शन में ही इसका आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त होता है, और यह क्योंकि नमी को अवशोषित करता है। हम जो कपड़ा पहनते हैं वो कॉटन पहनते हैं। कॉटन किस लिए पहनते हैं कपड़ा? क्योंकि ये जो हमारे बॉडी में जो गर्मी के दिन में पसीना आता है, वो पसीना क्या हो सकता है? अवशोषित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पसीने को अवशोषित किया जा सकता है। तो ये वाला ऑप्शन तो सही है। ये वाला ऑप्शन क्या है? ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा, सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये ऑप्शन भी सही है। आपसे सवाल पूछा जाएगा, इसमें सवाल बन जाएगा कि सीडी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का। किसका? पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी आपका सही है। तीसरा, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। एक्रिलिक ये रेशा है एक तरह का, लेकिन ये कृत्रिम रेशा तो है। कैसा रेशा? कृत्रिम रेशा, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है। यहाँ पे ये गलत है, कपास से ये तैयार नहीं होता, लेकिन रेशम की तरह चमकता है, ये भी गलत है। इसका मतलब है ये वाला जो सेंटेंस है हमारा आंसर है सी नंबर, और ये वाला हमारा जो सब लाइन है ये गलत लाइन है। और क्वेश्चन के दृष्टिकोण से हमारा सी नंबर सही होगा, क्योंकि एक्रिलिक कृत्रिम रेशा या कपास से तैयार होता है, गलत है, लेकिन रेशम की तरह चमकता है, गलत है। और टेफ्लॉन समझते हैं? टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन नट बोल्ट में आप बर्तन देखें ना, जो कुकर होता है, कुकर का जो प्लास्टिक होता है पकड़ने वाला, वो किसका बना होता है? वो टेफ्लॉन का ही होता है। कलछुल है, दाल छोंकने वाला कलछुल किसी में पीछे लगा होता है, क्योंकि जो सीबीएसई की लड़कियां हैं उनको धिपता बहुत ज़्यादा है कि हाँ धिप जाता है, तो उसके लिए प्लास्टिक लगा हुआ टेफ्लॉन लगा हुआ आता है, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है टेफ्लॉन घर में बर्तन वगैरह में। इनमें से कोई नहीं, ये वाला आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा सी नंबर। कौन सा? सी नंबर, ये आंसर हमारा गलत है। चलिए आगे लिखिए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कल भी ये क्वेश्चन हम आपको बताए थे, जाते जाते बताए थे ना। बायो टॉयलेट कल बताए थे ना, बायो टॉयलेट। आप देखिए, जब गोबर, गाय के गोबर अगर एक जगह होते हैं तो गाय के गोबर को हम क्या करते हैं? खेतों में दे देते हैं। और हमारे टंकी में जो होता है उसको भी अगर निकाल करके कहाँ दे दिया जाता है? खेतों में दे दिया जाता है। तो हमारी ज़मीन क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। आजकल एक कहावत है, बोला भारत तो स्वच्छ हो गया, हर घर में शौचालय तो बन गया, लेकिन ना मिट्टी की उर्वरता ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई भाई? पहले लोग जाके खेत में अपना कन्यादान करते थे, हैं? तो अब जो खेत में होता था वो अब खेत में होता नहीं है, तो खेत की जो है जो उपजाऊपन था वो ख़त्म हो गया। समझे? देखिए, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ के रूप में बदला जा सकता है, सीधा आंसर है बैक्टीरिया। किसकी मदद से? बैक्टीरिया की मदद से। और ट्रेन में जो बायो टॉयलेट होता है उसमें भी इसी बैक्टीरिया की मदद से हमारे अपशिष्टों को ख़त्म किया जाता है, उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है। आगे का क्वेश्चन लिखिए 14 नंबर। सबको पता था? देखिए, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं, हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं, ये भी गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, ये भाई साहब सही है। अच्छा, दिन में क्यों नहीं हानि करता ये बताओ? दिन में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता होगा कि ऑक्सीजन छोड़ता है? नहीं, उल्टा होता है ना। दिन में क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन, और रात में क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताइए दिन में ऑक्सीजन क्यों छोड़ लेता है? दिन में भी छोड़ना चाहिए।
क्योंकि दिन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ख़त्म हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो समाप्त हो जाता है और बचता कौन है? ऑक्सीजन। वो हमको ऑक्सीजन देता है। लेकिन रात के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, जिसके कारण क्या छोड़ दिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाता है। आगे कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं? नहीं। इसके एक से अधिक होगा? नहीं। मतलब हमारा जो सही आंसर है वो सी नंबर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इसीलिए हमें रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए। और बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर उपयोगी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। किसका? बैक्टीरिया का। तुरंत लिखाते हैं, इधर से निकाल, इधर से लिखाए, इस काम से सुने, दूसरे काम से नानी घर। 15 नंबर पर आइए। किसकी कमी से? भैया मैग्नीशियम का होगा। पानी से तो होता नहीं, मैग्नीशियम से होता नहीं, कैल्शियम से होता नहीं, नाइट्रोजन की कमी से होता है। ये तो खैर होगा ही नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। यानी कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। क्या है तुम डांस कर रही है रे? कोई बात है क्या? क्या छुटकी, क्या समस्या है? अच्छा, आगे लिखिए। हाँ, अब बताओ क्या होगा? 4 नंबर। अच्छा ये बताओ, 4 नंबर प्रकाश संश्लेषण करता कौन है? प्रकाश संश्लेषण तो पत्ती करेगी ना, पत्ता लीव्स करता है, पत्तियां करती है ना प्रकाश संश्लेषण, पत्तियां करती है। श्वसन ये भी आपका पत्तियां करती है। तो पौधों को आकार देने में ये मदद करता है। पौधों को किस में देने के लिए मदद करता है? पौधों को आकार देने में मदद करता है। ये वाला इसका आंसर सही होगा। लेकिन डी नंबर में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण पौधों को आकार देने में ये मदद करता है, भोजन वितरित करता है और पौधों को आकार देने में मदद करता है। लेकिन देखिए, पौधों को भोजन वितरित करता है तो भोजन का भंडारण भी तो करता होगा, भोजन का भंडारण भी तो करता होगा, भोजन को रखता होगा तभी ना वितरित कर रहा है। हमारे पास कोई भोजन आएगा तब ना हम आपको बांट पाएंगे। तो भोजन का भी ये भंडारण करता है। यानी बी नंबर नहीं, हमारा आंसर ई नंबर होगा, 1 से अधिक। क्या होगा? 1 से अधिक। लिख लीजिए, 1 से अधिक बिल्कुल सही है। कहीं कोई आपत्ति नहीं है क्वेश्चन में, चाहे आप जिससे पूछा लो, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, नो ऑब्जेक्शन। कहीं भी किसी प्रकार से गलत होने की संभावना नहीं है। यूपीएससी मास्टर से पूछ लो, बीपीएससी मास्टर से पूछ लो, जो भी मास्टर से पूछना पूछ लो। कहाँ जाएंगे? अरे ढेरी मास्टर है, कहीं से भी पूछ लेंगे। अब बताओ आधान का मतलब क्या होता है? कितने लोगों को हिंदी पता है कि आधान का मतलब क्या होता है? अब समझो कि आधान ट्रांसफ्यूजन मतलब कि ब्लड का आदान प्रदान। मान लीजिए कि हम बहुत बीमार हो गए, मरने की कैटेगरी पर हम आ गए, अब हमको खून का ज़रूरत है। देखिए, जब ब्लड एक दूसरे में बदलाव होता है, जैसे हम मरने की कगार पे बैठे हुए, कहाँ? आईसीयू में। खुश नहीं होना है, अभी ज़िंदा रहेंगे। आईसीयू में हम मान लीजिए लेटे हुए हैं, हमको ज़रूरत किसकी है? ब्लड की। और हमारे शरीर में ब्लड बी पॉजिटिव है। कैसा है? बी पॉजिटिव है, और हमको बी पॉजिटिव का ही ब्लड चाहिए। अब देखिए, सवाल ये नहीं उठता है कि अगर आपके बॉडी में बी प्लस पॉजिटिव, जो बी पॉजिटिव ब्लड है वही चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन वही कह रहा है कि सिर्फ ब्लड का ज़रूरत पड़े बी पॉजिटिव, तो क्या बी पॉजिटिव दे दिया जाएगा? नहीं, नहीं। आप RH फैक्टर का नाम सुने हैं? RH फैक्टर, RH माइनस RH प्लस। तो RH फैक्टर को भी मैच करना होता है कि आपके इस बॉडी में जो ब्लड चाहिए वो किस RH फैक्टर का चाहिए, माइनस का चाहिए कि प्लस का चाहिए। उस आधार पर आपके शरीर में ब्लड दे दिया जाता है। बात समझ में आई? इसमें पहला पूछता है कि भैया RH कारक, ये तो होगा ही होगा, ये हमारा आंसर तो होगा कि ब्लड का आदान करते समय RH फैक्टर की भी जांच होनी चाहिए। किसके साथ साथ? ब्लड ग्रुप मैचिंग के साथ साथ। अब देखिए, किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो क्या ये देख कर देते हैं कि सफ़ेद कोशिकाओं की संख्या उसमें ज़्यादा है? नहीं। लाल कोशिकाओं की संख्या, सफ़ेद कोशिका मतलब WBC, वाइट ब्लड सेल्स, RBC लाल कोशिका। समझ में आई बात? लाल कोशिकाओं, क्या ये देख करके ब्लड डोनेट करते हैं?
नहीं। तीसरा, दाता और प्राप्तकर्ता के वंश। वंश मतलब हम हैं और हमारा बेटा है। हमारा बेटा मान लो बीमार है तो क्या हमारा बेटा को जरूरी थोड़े कि हमारा बी पॉजिटिव है तो उसका बी पॉजिटिव होगा? नहीं, मेरा बी पॉजिटिव है, उसकी माँ का ओ पॉजिटिव होगा तो उसका ए बी पॉजिटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा हो सकता है, खून अलग हो सकता है। तो दाता और प्राप्तकर्ता के वंश से कोई लेना देना है खून के आधार में? नहीं, ये गलत हो गया। और इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक तो होगा ही नहीं होगा। अब समझ में आई बात? कैसे क्वेश्चन पूछता है, दिमाग चल रहा है। झगड़ा करने के अलावे इसमें भी दिमाग लगाओ माई बाप, ठीक है? हाँ, जितना आप रूसते हैं ना उतना टाइम में एक क्वेश्चन बन जाएगा। जो इसका सही आंसर बोल देगा उसको कल एक कलम देंगे 5 टका का। हाँ, तो ऐसे भी अगर एक को बोलो जिसका सही होगा उसी के पास आंसर पेन जाएगा। तो तुम लोग अपना घाटा खुदे करा रही है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती है? हाँ, मस्तिष्क में। कौन बोला? बोला कि बोली? ब्यूटी। ब्यूटी तेज तरार बच्ची है लेकिन ना वो पीछे बैठ जाती है। आगे बैठना कल से। मस्तिष्क में किस में पाई जाती है? अरे भाई साहब, आज ही लेना है तो मेरे पास 2 है, 1 दे दूंगा, ठीक है? चल देख लो पहले। मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है, इतना आप याद रखिएगा। अब भैया लीवर डे कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को, याद है ना? 19 अप्रैल को लीवर डे मनाया था। और लीवर इसमें क्या होता है, क्या खासियत है इसका? ये सबसे तेज कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? सबसे तेज कोशिका विभाजन करता है। और क्या है? शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, याद है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन? लीवर। और क्या इसके बारे में जानते हैं? मस्तिष्क के बाद ये दूसरा जटिल अंग कहलाता है। मतलब जितना ओझराया हुआ हमारा मस्तिष्क है उतना ओझराया हुआ लीवर भी है। चलिए आगे आ जाइए आप लोग। अब किसको पता है? देखिए, सवाल पूछा कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए महिलाओं के पेट में जो बच्चा होता है जब वो प्रेगनेंसी पीरियड में होती है 3 मंथ्स 4 मंथ्स, तो उस समय ये जो गर्भ परीक्षण किया जाता है, बेटा है तो रखेंगे और बेटी नहीं है तो ख़त्म कर देंगे। इसको बोलते हैं गर्भ परीक्षण करके। हरियाणा में इसीलिए बेटी बचाओ का आंदोलन चला था। तो ये जो गर्भ परीक्षण होता है ना, तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? एक्सरे का, सूक्ष्म तरंगों का, या पराध्वनिक तरंगों का, पराबैंगनी किरणों का, या किसी का नहीं, या इन दोनों में से 2 से अधिक का होता है? बताओ। एक्सरे में यह पता चलेगा कि वो बच्चा है, उसका सेक्स नहीं पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है, नहीं पता चलेगा। एक्सरे में जब हमारा हड्डी टूटता है तो सिर्फ हड्डी का चिन्ह दिखता है, तो बच्चा का चिन्ह दिखेगा? ऐसे न दिखेगा। वहाँ तो उसका सेक्स पता चलेगा क्या कि मेल फीमेल है? नहीं पता चलेगा। गर्भ में भ्रूण का विकास के लिए जब बच्चा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, उसका विकास नहीं होता है, जब तक वो पेट के अंदर है, उसको बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं? भ्रूण। सूक्ष्म तरंगे, जो छोटका तरंग होगा उससे भी हम नहीं देख पाएंगे। इसके बाद उसको देखने के लिए काम आता है हमारा पराध्वनिक तरंगे। कौन सी तरंगे? पराध्वनिक तरंगे। ये इसका सही आंसर है। पराबैंगनी किरण ये भी आपका गलत है, क्योंकि अगर पराबैंगनी किरण आपके शरीर पर पड़ जाए तो आप बीमार हो सकते हैं। तो आप बताओ कि जो पेट में जो बच्चा है, जो भ्रूण है, उसके ऊपर पराबैंगनी किरण डाल दिया जाए तो भैया ज़िंदगी में होने से पहले मौत की गात में चला जाएगा ना। तो इसलिए पराबैंगनी का उपयोग नहीं किया जाता। किसका उपयोग किया जाता है? पराध्वनिक तरंगों का। याद रहेगा, ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होकर के आता है, बार, इसको ध्यान देना। और एक चीज़ और गलत बात है कि आप लोग कभी भी मेरे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। दुश्मनी है क्या? तब हाँ, एक काम करना, अपना फैमिली मेम्बर का नंबर दे देना। हाँ, हमको फैमिली मेम्बर का नंबर दे देना। मतलब जहाँ से तुम्हारा मम्मी पापा का, नानी घर से दादी घर, परदादी छरदादी स्टार्ट होता है वहाँ तक दे देना, हम फैला देंगे। अरे गुरुजी, आप 10 बच्चे हैं, इतना बड़ा परिवार, एक लड़की का तो दोस्त ढेरी होता है, दुनिया भर का मित्र होता है उसका, तो बातें नहीं है।
चलिए लास्ट में, हाँ दुश्मनी ऐसे नहीं होता है, दुश्मनी तब होता है जब एक लड़कियां दूसरी लड़कियों से सुंदर दिखने लगती है, तो वहाँ पे लड़ाई होती है। चलो आओ, अब लिखो सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह। क्या गलत बोल दिए? क्या बोले? सार्वभौमिक, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह, स्वीकार्य रक्त समूह, स्वीकार्य रक्त समूह है, स्वीकार्य रक्त समूह है। ए नंबर लिखिए, ए बी नंबर लिखिए, बी क्या रे ये स्वीकार्य, आप सही है। सी नंबर लिखिए ए बी, डी नंबर लिखिए ओ, और ई नंबर लिखिए कोई नहीं, ई नंबर लिखिए कोई नहीं या एक से। ये सब बंद करके रखिए क्लास टाइम में थोड़ा। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। देखिए सार्वभौमिक स्वीकार मतलब कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो सभी को स्वीकार हो सकता है। मेरे खून में ओ पॉजिटिव हम किसी को भी दे सकते हैं। सर्वदाता रक्त समूह है ओ, सर्वदाता रक्त समूह है वो। और सर्वग्राही पूछे तो भाई साहब ए बी होगा। सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी, याद रहेगा। अभी आज के 10 क्वेश्चन हो गए, कल के 10 क्वेश्चन हो गए, अभी साइंस में और क्वेश्चन है हमको आपको इसको कराने में ना। हाँ सर ले सकते हैं। अगर आपके बॉडी में ए बी का ब्लड है, ए बी का ब्लड है तो आप किसी भी ग्रुप का ब्लड ले सकते हैं। और अगर आपके पास ओ का ब्लड है, ओ ब्लड, तो आप किसी को भी दे सकते हैं। ये होता है सर्वदाता और सर्वग्राही। समझ में आई बात? समझ में आई? 10 क्वेश्चन कराने में आप लोग को समझाने में घंटे भर का टाइम लगता है, तो मैथमेटिक्स को छोड़ करके इसमें ना कुछ तो ज़्यादा से ज़्यादा 130 क्वेश्चन हैं। अब सोचो 13 दिन लगेंगे तुम्हें इसको कराने में, इस जीके को पढ़ाने में। लेकिन एक बात की गारंटी है, अगर आप इस जीके को पढ़ लीजिएगा तो निश्चित तौर से आपका जो जीके है वो मजबूत होगा धीरे धीरे, ठीक है। और इसमें गलतियाँ नहीं होती है। इसलिए गलतियां नहीं होती है कि जब हम आपको बता रहे हैं तो पूर्ण तरीके से हम इसको वेरीफाई करके डालते हैं। क्योंकि आपको पढ़ा देंगे, इसके बाद अगर वीडियो पे डाल देंगे तो वीडियो तो सब लोग देखता है ना, तो कमेंट में भर भर के वो गाली आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपने गलत बता दिया। तो इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको मैं पहले देखता हूँ कि इसमें क्या होना चाहिए, और उस क्वेश्चन के साथ हम सारे जो आपके ऑप्शंस हैं ना, सारे ऑप्शंस के डेफिनेशन को भी आपको बता देता हूँ। समझ में आई बात? अगर सिर्फ लिखते जाएंगे तो एक दिन में 50 क्वेश्चन आपको ऐसे जिस तरह बौद्ध धर्म का लिखा देते हैं लिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन इसलिए देते हैं कि आपको पता चले कि आखिर पूछता क्या है। आप क्या मारते, ये वाला भ्रूण वाला पूछ देता तो आपके मन में क्या रहता? एक्सरे, कहना कि हड्डी टूटला, एक्सरे करा दिली, हड्डी दिखाए गेली, ओकरों में बच्चा दिखाते। आपको यही रहता, आपको तो यही याद रहता ना। लेकिन उसका आंसर है पराध्वनिक तरंगे। कोई दिक्कत? पढ़िए आप लोग, मन लागे छे पढ़े में? हाँ मन तो लागते नहीं, तोरा लागे छे? ने लगेगा मन तो बोलना, हाँ ऐसे नहीं। चलिए जिसका क्लास है क्लास कर लीजिए, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में कल इसी टाइम में। आप लोग अपने मन से आ जाइएगा।